नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलें तो दोस्तों, रात के 9 बजे का जो आपका सेशन होता है वो टीजीटी, पीजीटी और अल्टी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें नियमित रूप से मैं आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। तो जो मित्र जो है टीजीटी, पीजीटी और अल्टी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय नागरिक शास्त्र है, वो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ के और प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। चलें तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक या सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप लोग शेयर कर दें। साथ ही बात करें दोस्तों सेशन के मेंबरशिप की, तो यदि आप जो है मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 250 रुपए का भुगतान आप सभी को करना पड़ेगा। 250 रुपए का पेमेंट करके आप इस सेशन का मेंबरशिप ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे, फोन पे या भीम का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर आपको 7007701847 दिया गया है, इसी नंबर पे आप लोगों को पेमेंट करना है। चलें तो आप लोग इस नंबर पे पेमेंट करके और मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इसी नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। जो लोग पेमेंट करेंगे वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। चलें तो अब दोस्तों सीधे चलेंगे अपने सेशन की तरफ, और उससे पहले आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक की क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर चल रही है। यदि इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप उसी नंबर पे 7007701847 इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आप सीधे चलेंगे आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ, और आप सभी से निवेदन है कि तेजी से आप जो है प्रश्नों का उत्तर करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो आपके 2003 के प्रश्न पत्र के से जो है आज के प्रश्नों को लिया गया है। आपके पीजीटी का जो 2003 का प्रश्न पत्र हुआ था, यानी 2003 में जो आपके टीजीटी की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। तो आप सभी लोग सारे प्रश्नों को, लगभग सारे प्रश्नों को, 95% प्रश्नों को आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। शायद ही कोई ऐसा प्रश्न मिले, फिर भी मैं 5% जो है वो चलें तो शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो जिसको मैंने आप लोगों को पहले से न करा रखा हो। तो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे, और आप सभी के सामने जो पहला प्रश्न है वो यह है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। 30 सेकंड का समय आप सभी को दिया जाएगा। उस 30 सेकंड में आप लोग सभी लोग अपना उत्तर करके भेज देंगे। चलें, समय आपका शुरू हो गया है। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। कई बार करा चुका हूं इस प्रश्न को, जब संविधान करा रहा था तब भी मैंने आपको कराया है। उसके बाद कई जगह ये प्रश्न आप लोगों के लिए आया हुआ है, 4-5 बार कम से कम इस प्रश्न को कराया है। तो आप सभी लोग उत्तर करेंगे तेजी से। चलें तो आप सभी का समय समाप्त होने को आ गया है। जो लोग इसमें केटी शाह की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। केटी शाह महोदय ने कहा था कि आपका जो नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी जो है वो बैंक की सुविधा के पे जो है वो इसको अदा किया जाएगा। क्यों कहा था? क्योंकि जो है वो आपके नीति निर्देशक तत्वों को जो है वो न्यायालय में जो है आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी आप सरकार से ये नहीं कह सकते हैं, आप नहीं पूछ सकते हैं कि आपने नीति निर्देशक तत्वों में जिन चीज़ों का उल्लेख किया है उसको क्यों जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी संदर्भ में इन्होंने कहा था कि ये जब सरकार की इच्छा पे है तो ये बैंक के उस चेक की चेक के तरह से है जो चेक बैंक अपनी सुविधा के अनुसार जिसका भुगतान करता है। तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया है, अस्थायी कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना संप्रभुता कहलाता है, सत्ता कहलाता है, वैधता कहलाता है या राज्य कहलाता है। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। बहुत सारे दोस्त अभी भी जो है, जितने लोग जुड़े हुए हैं उतने लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। चलें, यदि हमसे कोई नाराजगी ना हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें। चलें, गुड इवनिंग राकेश जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो आप सभी का समय यहाँ पे समाप्त हो गया है दोस्तों। स्थानीय कानून को बनाने, उसे लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और साथ में जो है वो दायित्वों का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार पालन करने की जो शक्ति होती है
वो आपको राज्य में देखने को मिलेगी। तो आपका उत्तर जो होगा ये राज्य कहलाता है। चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है धारणा है? किसने कहा है या कौन मानता है इस चीज को? तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और इनमें से कोई नहीं, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलें, बहुत बहुत आभार जिन लोगों ने कर दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर। चलें, तेजी से उत्तर करें दोस्तों। समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है, किसने कहा है? तो आप सभी लोग इस प्रश्न में यदि अरस्तु का चुनाव कर रहे हैं तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दासता को इन्होंने जो है दोस्तों क्या बोलते हैं, नैतिक माना था। इनका मानना था कि दासता जो है वो मनुष्य के द्वारा किसी को दास नहीं बनाया गया है। मनुष्य जो है दास जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से दास होते हैं, वो दास के रूप में जन्म ही लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि यदि हम जो है वो समानता को प्राकृतिक मानते हैं तो हमको जो है वो सभी को एक समान बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रकृति ने ही जब सबको एक समान नहीं बनाया है, ऐसी स्थिति में हमारा ऐसा करना जो है ये उचित नहीं है। और आप सभी को ध्यान होना चाहिए, इन्होंने जो है वो दासता को उचित ठहराया है। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि दासता को किसने उचित ठहराया या दासता को किसने उचित माना है, तो अरस्तु महोदय ने ही माना है। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल, यानी तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है? श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत किसने सुपरिष्कृत किया? कार्ल मार्क्स ने। चलिए, ये दारू कैपिटल नहीं है, ये दास कैपिटल है। कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में। चारों में से किसी एक का चुनाव करें, तेजी से उत्तर करें। श्रमिकों की तानाशाही सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया है, किसने किया है? चलें, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए आ रहा है। कुछ एक उत्तर जो है वो बी विकल्प के लिए आ रहा है। चलें, तो जो लोग इसमें स्टेट एंड रेवोल्यूशन की बात करेंगे, श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स ने अवश्य दिया था, लेकिन इसको जो है सुपरिष्कृत करने का या इसको जो है वो दोबारा इसको जो है वो ठीक से ऑर्गेनाइज करने का जो कार्य किया है वो आपके लेनिन महोदय ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में किया है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को सुपरिष्कृत करने का कार्य किसने किया, इसमें सुधार करने का कार्य किसने किया, तो आप सभी लोग लेनिन के साथ जाएंगे। उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प का चुनाव ना करें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करते हैं। आप लोग बताएंगे समाजवादी या समाजवाद जो है किस चीज का प्रतिपादन करता है? कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, राज्य के द्वारा आर्थिक नियोजन हो। अपना उत्तर तेजी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। चलें, तो जितने लोग इसमें चौथे विकल्प का या डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, राज्य के द्वारा नियोजन। समाजवाद जो है दोस्तों, समाजवादी व्यवस्था में आप सभी को पता है कि सब कुछ जो है वो राज्य के नियंत्रण में होता है, क्योंकि इन लोगों का मानना है यदि समाज के साथ जो है न्याय करना है, सबके साथ जो है वो समानता रखनी है, तो ऐसी स्थिति में जब राज्य जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करेगा, राज्य जो है वो सभी चीज पे नियंत्रण रखेगा, तभी जो है ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए आपके जो है वो राज्य के द्वारा जब नियोजन किया जाएगा, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। उत्तर आपका जो होगा चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। प्रतिकारात्मक सिद्धांत किस पे आधारित है? बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, प्रेम के सिद्धांत पर।
चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करें सभी लोग। जी नहीं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और समाजवादी राज्य की अवधारणा दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन क्योंकि दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, अभी आगे एक प्रश्न आएगा तो वहां पे मैं आप लोगों को इसको क्लियर करूंगा। चलें, दंड के प्रतिकारात्मक सिद्धांत के लिए यदि आपका उत्तर जो है बदले के सिद्धांत के लिए आ रहा है तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है। प्रतिकारात्मक सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि यदि आपने जो है किसी की आंख फोड़ दी है तो आपकी भी जो है आंख फोड़ दी जाएगी। आपने किसी को जो है 10 डंडे या 10 कोड़े लगाए हैं तो आपको भी जो है वो 10 कोड़े लगाए जाएंगे। तो सीधे आप लोग जो है इसमें बदले के सिद्धांत पर यह आधारित होता है प्रतिकारात्मक सिद्धांत। इसमें जो अपराध जिस तरीके का अपराध व्यक्ति करता है ठीक उसी तरीके की जो है वो प्रतिक्रिया उसके साथ होती है, इसलिए इसको जो है वो प्रतिकारात्मक सिद्धांत कहा जाता है। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में पहले विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। आप लोग तेजी से विकल्प को पढ़िए। सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, चलें, सभी लोगों का उत्तर जो है वो डी विकल्प में आ रहा है, डी विकल्प के लिए। तो आप लोग बता दीजिए, जाति जो है, रंग, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद एक बार बता दीजिए। चलें, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चले, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है, स्ट्रीम बिल्कुल जो है वो सही मिल रहा है। अब आप लोगों का जो है यदि वीडियो नाटक कर रहा है तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलें, तेजी से उत्तर करें। बिल्कुल, तो आप सभी लोग अनुच्छेद जो है 15 का चुनाव कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग जो है, जाति आदि के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, समाजवादी प्रसंविदा सिद्धांत रूसो। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, अब इस प्रश्न के लिए तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, सभी लोगों का उत्तर जो है वो उदारवादी सिद्धांत के लिए आ रहा है। तो उदारवादी सिद्धांत के जो है वो जन्मदाता प्लेटो नहीं है। प्लेटो जो है वो आदर्शवादी सिद्धांत के जो है वो विचारक माने जाते हैं। तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। उदारवादी सिद्धांत के लिए किसको जाना जाता है? तेजी से कमेंट करके बताइए, किसी उदारवादी का नाम बताएं। चलें, बिल्कुल, लॉक को जो है उदारवादी विचारक माना जाता है, प्लेटो को आदर्शवादी विचारक माना जाता है। बाकी अभिजात्य जो है सिद्धांत के लिए पैरेटो को जाना जाता है, अनुदारवादी सिद्धांत के लिए बर्क महोदय को जाना जाता है, सामाजिक प्रसंविदा या सामाजिक समझौता सिद्धांत के लिए आपके हाब्सबर्ग और रूसो को जाना जाता है। तो आप सभी का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में
सी विकल्प के लिए यानी तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लेटो को दिया हुआ है और प्लेटो आदर्शवादी विचारक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद इसमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती, यह निरपेक्ष एवं अमर्यादित है, यह केवल नागरिकों के लिए है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्णतया समान है। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें रितु जी, गुड इवनिंग। संतोष पटेल जी कह रहे हैं लॉक स्पेंसर एडम्स रिकार्डो जी। चलें, आज 5 मिनट जो है वो मैं लेट हो गया था और उसकी वजह से आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामना देना भूल गया। तो आप सभी लोगों को दोस्तों नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर हो और आप लोग इस वैकेंसी में सभी लोग सफलता प्राप्त कर लें। चलें, तो आप लोग तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। अब इस प्रश्न में आप सभी लोगों का उत्तर जो है ए विकल्प के लिए आ रहा है, संसद इसमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती है। तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 1973 का वाद यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को स्पष्ट किया है कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन मूल भावना जो है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। आपके संविधान के जो प्रमुख अंग हैं उनमें जब खास करके आपके मूल अधिकारों और प्रस्तावना की बात हो रही थी, तो मूल अधिकार और प्रस्तावना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उसकी मूल भावना जो है उसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि किसी भी तरीके से आपका कोई भी संशोधन संविधान की मूल भावना को जो है वो ठेस पहुंचाता है तो उसे उस मात्रा तक जो है वो सुनने करने का अधिकार कोर्ट के पास रहेगा। तो आप सभी लोग इस प्रश्न में ध्यान रखें, सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन कर सकती है लेकिन मूल भावना को बचा के करना पड़ेगा। तो आपका इसमें चूंकि विकल्प दिया है एक ही, संसद उसे जो है सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है, तो आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा। उत्तर आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको जो दिया है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी 1955 में, 1948 में, 1952 में या 1951 में। किस वर्ष में समाजवादी दल की स्थापना हुई है? आप सभी लोग उत्तर करेंगे। जी जी बिल्कुल, चलिए आते ही टाइमर लगा देंगे। देखिए दोस्तों, 30 से 35 सेकंड का समय आप लोगों का एक प्रश्न को जो है वो कराने में लेता हूं और उतना जो है वो चलेगा, क्योंकि सिर्फ प्रश्न को पढ़ना और आगे बढ़ जाना ज्यादा ठीक नहीं रहता है। चलें, 11 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। तो जो लोग 1955 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की जो स्थापना की थी वर्ष 1955 में की है, तो उत्तर आपका ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का समय जो है वो आपके समय का सदुपयोग हो, अधिक समय आप लोगों का बर्बाद ना हो। हालांकि एक दोस्त हैं अवधेश जी, वो उन्होंने जो है अवधेश शर्मा जी हैं जो वीडियो को देखते हैं, और उन्होंने जो है ऐसा कमेंट किया है कि आप समय बहुत बर्बाद करते हैं। तो अवधेश जी के लिए मेरे लिए मुझे सिर्फ यही कहना है कि अवधेश जी, यदि आपका समय बर्बाद होता है, आपको लगता है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूं, तो आप अपने समय का सही सदुपयोग करें। आप अपना समय बर्बाद करने के लिए कृपया वीडियो के साथ न जुड़ें, आप अपने समय का सदुपयोग करें और सफलता प्राप्त करें। चलें, मार्क्सवादी जो है स्थापित करना चाहता है, आपको मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है, न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज और जो है शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज। तो आपका उत्तर जो होगा सभी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन सारी चीजों का जो है उल्लेख आपके मार्क्सवादियों ने किया है, खास करके कार्ल मार्क्स ने। जो समाज होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए, उत्पादन और वितरण के जो साधन है उस पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की बात इन्होंने की थी। और आपका उत्तर इस प्रश्न में चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया है दोस्तों, इसको आपको संभवतः क्रम में लगाना है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं
जिससे आप लोग आसानी से प्रश्न को पढ़ पाएं। चलें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में इसकी सहायता से कालानुक्रम में लगा दीजिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चारों को जो है आप लोगों को कूट में लगा देना है क्रम से। तेजी से आप लोगों को डेट पता है सबके, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को चलें। नहीं दोस्त, क्या है कि देखिए सबकी जो है कैपेसिटी एक जैसी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है प्रश्न को देखते ही उनको उत्तर पता है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि जो है वो समय ज्यादा लग रहा है। लेकिन जिन दोस्तों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है या जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मुझे समय देना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं सिर्फ 5 सेकंड में प्रश्न आपको दिखा के और उत्तर बता के आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मेरे ऊपर जो है वो सबकी जिम्मेदारी है। क्लास में कभी भी 1 या 2 विद्यार्थियों को देख के क्लास को नहीं संचालित किया जाता है। ये आप लोगों को शिक्षक बनना है, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे आखिरी जो आपका विद्यार्थी है उस तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। चलें, तो आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न के लिए आ रहा है दोस्तों। तो जब स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो 1905 में ये शुरू हुआ था, आप सभी को पता है 1905। होम रूल आंदोलन की बात करेंगे तो आपका 1916, आप सभी को पता है। चलें, असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो ये 30 में शुरू हुआ था, 1930 में ये इसकी शुरुआत होती है। तो आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में आप लोग अपना देख लेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा? 1905 एक सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद से 1905 के बाद 19 से 16 एक, उसके बाद से आपका 2 आएगा, फिर जो है क्रम से ही दिया है 1 2 3 4। तो आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। दोस्त, यदि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप अपना समय ना बर्बाद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जुड़े ही ना, बस आपको समय लग रहा है कि समय बर्बाद हो रहा है तो आप अपना समय बचाएं, क्योंकि समय सबसे ज्यादा मूल्यवान है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्रकृति, संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप में प्रयोग। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, बी विकल्प के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। चलें, तो आप सभी लोग अपना उत्तर गलत कर रहे हैं। प्रशासन में जो है वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये लोग जो है दोस्तों प्रशासन को दिशा दिखाने का कार्य जरूर करते हैं, क्योंकि दबाव समूह जो होते हैं इनके ऊपर जो है वो इनकी कोई एक धारणा नहीं होती है, कोई इनके पास एक नियम कानून नहीं होता है। जब इनको जो चीज दिखाई देती है, जो वस्तु इनको दिखाई देगी, जो कार्य इनको आवश्यक लगता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के हित होते हैं, व्यक्तिगत हित भी और समाज का हित। तो जो हित इनके लिए इनको पर्टिकुलर मुद्दे में इनको दिखाई देता है, उस पे ये लोग क्या करते हैं, उस पे सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर दबाव बना के कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो सर्वव्यापक होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वव्यापक कहने का मतलब ये है कि इस पे जो है किसी भी तरीके का नियंत्रण नहीं होता है। दबाव समूह का जब कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई इनका एक पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दबाव समूह जो होते हैं ये आपके सर्वव्यापक प्रकृति के हो जाते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव करेंगे। चलें, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर है। प्रहलाद जी, आपके प्रश्न का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, जानकारी नहीं है मुझे उसके बारे में। जी, इनका उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से सरकार पे, प्रशासन पे दबाव बना के जो है अपने कार्य को करा लेना। अगला प्रश्न दिया है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों में मौलिक अंतर है।
आपको मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में जो है वो अंतर बताना है। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करिए। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए, जबकि मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो जितने दोस्त जो है इसमें ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, पहले विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिक के दायित्व के रूप में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। चलें, कुछ एक दोस्त जो है वो बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की। बी विकल्प में क्या दिया है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है परस्पर पूरक हैं। जी नहीं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है परस्पर पूरक नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार का यदि आप जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है कोई कठोर कार्यवाही नहीं हो सकती है। लेकिन यदि आपके मूल अधिकारों को जो है वो कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ जो है कठोरतम कार्यवाही हो सकती है। ये पूरक के रूप में नहीं, सहयोगी के रूप में देखे जाते हैं। चलें, डी तो कभी हो ही नहीं सकता है। जब आपका दूसरा विकल्प नहीं होगा, तीसरा विकल्प नहीं होगा, तो डी कैसे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। जी, अगला प्रश्न दिया है, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। किसने कहा था, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों वीडियो को अवश्य लाइक करें, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सभी ने। जी बिल्कुल, उसका पालन करना है, आप उसका जो है पालन करेंगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार, बाध्य नहीं किया जा सकता है। चलें, तो आप सभी को पता है दोस्तों, साइमन आयोग आया, साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे ये, और वहीं पे इनके ऊपर जो है वो लाठियां बरसा दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1928 में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि उसी के संदर्भ में इन्होंने कहा था, जो लाठी कांड हुआ था साइमन गो बैक के विरोध में, उसमें जो है लाला लाजपत राय को चोट लगी, और उसी पे इन्होंने कहा था, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कीलें साबित होंगी। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है। क्या कारण है कि आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा जो है वो पुरानी पड़ गई है। राष्ट्रीय संप्रभुता संपन्न राज्य का उदय, धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, कल्याणकारी राज्य का उदय। किस कारण से जो है वो आपके आधुनिक युग में पुलिस से राज्य की अवधारणा पुरानी हो गई है। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जन्म कहां से होता है, सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलें, इसमें आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के फलस्वरूप जो है पुलिस राज्य की जो अवधारणा है वो पुरानी पड़ गई है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत जो है राज्य अधिक से अधिक सहयोग करना चाहता है नागरिकों का। तो आप लोग इस प्रश्न में चौथे विकल्प के साथ यदि जा रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको दिया है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की स्थापना, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। चलें, ब्रिटेन में भी जो एक प्रतिवेदन है, एक सिफारिश है, उस सिफारिश का नाम बता दीजिए, किस सिफारिश के तरह। बिल्कुल, चलें, सुशील वर्मा जी का उत्तर आया है लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन। लॉर्ड बेवरेज के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया था उसी से जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। चलें, तेजी से उत्तर करें।
चलें, तो जो लोग इस प्रश्न में जो है ए विकल्प की बात कर रहे होंगे, पंचायती राज की स्थापना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत जो है आप सभी को पता है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे जो है वो पंचायती राज की अवधारणा को, त्रिस्तरीय पंचायती राज अवधारणा को हम लोगों ने स्थापित किया था भारतीय संविधान में। तो ये जो है आपके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, आपको भारतीय और अमेरिकी जो है वो संघवाद में किस एक बिंदु पे समानता आपको देखने को मिलती है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। तेजी से जो है किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। जी बिल्कुल, तेजी से उत्तर करें सभी लोग। 15 सेकंड का समय बचा है आप लोगों के पास। टाइमर में सिर्फ 15 सेकंड मिलेगा आप लोगों को। चलें, तो जो लोग इस प्रश्न में चौथे विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अंतिम कोर्ट है। आपके सुप्रीम को आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो अमेरिका में भी और भारत में भी दोनों जगह एक जैसा मिलेगा आपको। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास होना जो है दोस्तों, भारत और अमेरिका में दोनों में अंतर है। अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, इसमें भी जो है आप सभी को जो है यदि भारत में बात करेंगे दोस्तों तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास हैं, और अमेरिका में बात करेंगे तो राज्यों के पास हैं। तो आप लोग दोनों में जो है अंतर है। चलें, उत्तर आपका चौथे विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। राज्यसभा के सभापति के लिए तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। अनुच्छेद सहित बताइएगा, सभी लोग अनुच्छेद सहित बताएंगे। चलें, समय आप सभी का जो है समाप्त हो गया है और आप लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। अब इस तरीके के यदि आप लोग प्रश्नों को गलत करेंगे, कम से कम 5-7 बार मैंने कराया होगा, एक आध बार मैंने आपको ये प्रश्न नहीं कराया होगा। चलें, तो जो लोग इसमें डी विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे सिर्फ उनका उत्तर जो होगा वो सही हो पाएगा। संसद के सभी सदस्यों के द्वारा जो है वो राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, आप सभी को पता है। और उसके जो है वो निर्वाचन की विधि जो है वो आपके अनुच्छेद 66 में दी हुई है। जो लोग इसमें अनुच्छेद 66 की बात करेंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 66 निर्वाचन की विधि आपसे पूछा गया है। इसमें राज्यसभा का सभापति निर्वाचित कैसे होता है, तो निर्वाचित होने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 66 में दी गई है। चलें, अन्य किसी विकल्प का 63-64 का प्रयोग न करें, वो उपराष्ट्रपति के लिए है, लेकिन निर्वाचन 66 में दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तेजी से उत्तर करेंगे। संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? किस जो है वो अधिकार को कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चलें, तो जो लोग इसमें जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 जो है वो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है वो संविधान की हृदय और आत्मा आपके अंबेडकर ने कहा था। यदि अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए तो आप लोग जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का चुनाव करेंगे। यदि अंबेडकर के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है तब आप लोग जो है वो प्रस्तावना का चुनाव करेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि अंबेडकर प्रश्न में दिया हुआ है तब तो आप अनुच्छेद 32 का चुनाव करेंगे। यदि प्रश्न में अंबेडकर का नाम नहीं दिया हुआ है तब आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना का चुनाव करना है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी जो है वो आपके संविधान की आत्मा माना गया है। इसको आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न जो दिया है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। किस संदर्भ में भिन्न है? संविधान के संरक्षक की भूमिका में भिन्न है, सलाहकार की भूमिका में भिन्न है, देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में भिन्न है, अपने रिक्त अधिकार क्षेत्र में के आधार पे भिन्न है। किस आधार पे? चलो देखिए, सिर्फ अंबेडकर ने जो है वो अनुच्छेद 32 की बात की है, बाकी किसी के नाम के साथ प्रस्तावना को आत्मा कह के जो है वो जोड़ा नहीं जाता है। सब लोग जो है वो मानते हैं। तो जब आपको डॉक्टर अंबेडकर का नाम न दिया हो तब आप जो है वो प्रस्तावना का चुनाव करेंगे। बस इतनी सावधानी आपको इस प्रश्न में रखनी है। जब भी ये प्रश्न आए कम से कम 2 बार पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा और अज्यूम करके ना पढ़िएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो प्रश्नों को अज्यूम कर लेते हैं। दो शब्द पढ़ा और आगे का सोच लिया कि अच्छा यही पूछा होगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है आप लोगों को। चलें तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न में। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलें, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बिल्कुल उसको जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देने की भूमिका का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद के लिए आप लोगों का किसी एक मित्र का उत्तर आया हुआ था। अनुच्छेद जो है 143 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन ये अधिकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो उत्तर जो आपका होगा ये दूसरे विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं कि यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है, कौन सी न्यायपालिका के विषय में ये कहा गया है? भारत में है, इंग्लैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, चीन में है। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। और इस स्टेटमेंट का प्रयोग किसने किया था आप लोग जरूर उत्तर करेंगे। इस स्टेटमेंट का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा, इस स्टेटमेंट को किसने कहा है कि हम संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा न्यायाधीश बताते हैं। चलें, तो जो लोग इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं, यदि आपसे सिंगल ऑप्शन वाला प्रश्न आए तो आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का चुनाव करेंगे, जिसमें आपको भारत दिया है और सिंगल ऑप्शन आपको चुनना है तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका का चुनाव करेंगे। लेकिन यदि आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज करने का जो है वो विकल्प मिला है तब ऐसी स्थिति में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का आप चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जी बिल्कुल जस्टिस ह्यूज के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। जो लोग इसमें मैं आपसे बात कर रहा था कि यदि आपको मल्टीपल ऑप्शन यदि इसमें चुनना हो तब ऐसी स्थिति में आप लोग जो है किसका चुनाव करेंगे? भारत और अमेरिका दोनों का चुनाव करेंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों में जो है संविधान के व्याख्या की अंतिम जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया है, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूं जो सब सोने वालों को जगाता हूं ताकि जागकर मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। किसने कहा था? चलें तेजी से उत्तर करें इस प्रश्न के लिए। चलें चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें एनी बेसेंट की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको ये स्टेटमेंट कराया है तो आप सभी को ध्यान देना चाहिए। एनी बेसेंट ने कहा था पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ
जो सब सोने वालों को जगाता हूं ताकि जागकर मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। इस कथन का प्रयोग जो है या इस कथन को एनी बेसेंट के साथ जोड़ा जाता है। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सूची को आपको सुमेलित करना है। भारत, नेपाल, पहले का सोवियत संघ और ईरान आपको दिया हुआ है, और इसमें आपको दिया है सर्वाधिकारवाद, जनतंत्र, धर्मतंत्र और फांसीवाद। तेजी से आप लोग इसको सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। पहले की स्थिति के आधार पे ही आप लोग उत्तर करिएगा, वर्तमान स्थिति के आधार पे नहीं। क्यों ऐसा कह रहा हूं, पहले आप लोग उत्तर करेंगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे। चलो तेजी से उत्तर करिए, 20 सेकंड का समय ले लीजिए। चले आपका समय जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। सब लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो यदि हम भारत की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत जो है एक जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश है, आप सभी को पता है। उसके बाद यदि हम नेपाल की बात करेंगे, तो नेपाल में जो है वो राजशाही व्यवस्था थी थोड़े दिन पहले तक, और यहाँ पे जो है उस राजशाही व्यवस्था को फांसीवादी व्यवस्था के रूप में भी जो है वो जाना जाता था। सोवियत संघ की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपका सोवियत संघ जो है ये सर्वाधिकारवादी जो है वो था, हुआ करता था। सोवियत संघ का जो है वो विघटन हो गया, अब ये भी अस्तित्व में नहीं है। ईरान की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपके धर्मतंत्र यानी जो है वो धर्म पे आधारित एक देश है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो सही हो जाएगा ए का 2। ए का 2 जो है आपको तीसरे विकल्प में दिया है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है जी। फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं, 3 से ऑप्शन से जो है आप लोगों का काम चल जाएगा। चलेंगे, नेपाल और सोवियत संघ की स्थिति में अब परिवर्तन हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सोवियत संघ का अस्तित्व नहीं है और नेपाल में फांसीवादी व्यवस्था का भी अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह कथन किसका है? कौटिल्य का, मार्क्स का, अरस्तु का या प्लेटो का? चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। चले, मैं आपका पूरा जो है वो कमेंट नहीं पढ़ पाया, काफी लंबा आपने लिखा था। चलें, तो जो लोग इसमें प्लेटो महोदय की बात करेंगे उन सभी का जो है उत्तर सही हो जाएगा। आदर्शवादी राज्य माफ करेंगे, दार्शनिक राज्य की अवधारणा जो है वो प्लेटो महोदय ने दी थी, और इसमें शासक वही बन सकता था जिसने जो है वो दर्शन का अध्ययन किया हो। शिक्षा पद्धति को इन्होंने 3 जो है वो लेयर में यानी 3 जो है वो चरणों में शिक्षा पद्धति की व्याख्या की थी। तीसरी और अंतिम जो शिक्षा व्यवस्था थी वो दर्शन की शिक्षा थी, और वे उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो शासक बनने के योग्य होते थे, या जो लोग दर्शन की शिक्षा को पूर्ण करते थे या इस तीसरे चरण की परीक्षा को जो है वो सफलतापूर्वक पार करते थे, वही लोग जो है वो शासक बनने के। जी आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? तेजी से उत्तर करेंगे, कौन सा वो व्यक्ति है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया है? चलें, किट्टू जी गुड इवनिंग, काफी लेट से जो है आप जुड़ रहे हैं, तेजी से उत्तर करें। चलिए उत्तर करिए आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था? जी बिल्कुल, वो उनकी न्याय की अवधारणा के तीनों कंपोनेंट हैं। चलें, तो आपके जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी से जो है वो गतिरोध होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने जो है वो भाग नहीं लिया। उत्तर चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस देश में एक दलीय पद्धति है? किस देश में एक दलीय पद्धति है, इसका आप लोग तेजी से चुनाव करेंगे। भारतवर्ष, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। चलें, तेजी से उत्तर करें।
एक दलीय पद्धति। जी चलें, तो चीन एक साम्यवादी देश है और इसमें जो है एक दलीय पद्धति जो है वो अपनाई गई है, आप सभी को पता है। आसान सा प्रश्न है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया है, इसके लिए मुझे प्रश्न को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, धैर्य रखेंगे आप सभी लोग। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, लगभग प्रश्नों को मैंने आप लोगों के, शायद ही आज के सेशन का कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसको मैंने आपको 2-3 बार ना कराया हो। जी तेजी से उत्तर करिए। चलें, बहुत ही जल्दी आप लोगों को जो है वो शी जिनपिंग के बारे में भी जो है वो सूचना मिलेगी। चीन की गतिविधि जो है इस समय कुछ सस्पेक्टेड है, क्योंकि एक साम्यवादी देश है और वहां पे जो है वो मीडिया जो है वो सिर्फ सरकार की मीडिया है, वो जो न्यूज बाहर निकालती है वही न्यूज जो है वो बाहर आ पाती है। तो अभी जो है वो कुछ अनुमान, बहुत सारी चीजें अनुमान के आधार पे अफवाह भी हो सकती हैं, लेकिन चीन में जो है वो तख्ता पलट की संभावना को देखा जा रहा है। चलें, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर करें तेजी से। अब इस प्रश्न में ए और सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना आपके मूल कर्तव्य में है, बिल्कुल है। राष्ट्रध्वज, प्रत्येक नागरिक को जो है राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। चलें, आह्वान करने पर राष्ट्र को जो है वो सेवा अर्पित करना, बिल्कुल है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये व्यक्ति का कार्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसे संरक्षण प्रदान करना। तो आपके क, ख और घ, क, ख, घ जो होंगे आपके तीसरे विकल्प में दिया है, आपका तीसरा विकल्प सी विकल्प सही होगा। जो लोग इसमें तीसरे विकल्प का चुनाव करेंगे। सामाजिक सुधार का प्रयास जो है वो राज्य के कार्य के अंतर्गत आता है, और जो आपका मूल कर्तव्य है वो व्यक्ति से संबंधित है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कितनी भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में? तेजी से उत्तर करेंगे। 16, 15, 18 और 17 में से किसी एक विकल्प का। चलो तेजी से उत्तर करेंगे। इस तरीके के प्रश्न में कम समय आप लोगों को लेना चाहिए। चलें, तो जो लोग इस प्रश्न में जो है वो 18 भाषाओं की बात कर रहे होंगे, उन सभी को जो है इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर जो होगा सही हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो है वो कुल 22 भाषाएं हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, प्रश्न के हिसाब से आपका 18 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया था? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। जी बिल्कुल, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, क्योंकि प्रश्न जब पूछा गया है 2003 का प्रश्न पत्र है, तो वहां तक 2003 तक जो है आप लोगों को, चलिए आप नए स्टूडेंट हैं तो आप अपना नाम एक बार बता दीजिए जरूर। अब क्यूट गर्ल बुलाऊंगा हर बार तो अच्छा नहीं लगेगा। चलें, तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो जितने सारे लोग जो है 44वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं 1978 की, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दोस्त जो है वो संविधान संशोधन को ईयर के साथ कमेंट नहीं करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ईयर के साथ कमेंट करिए, उससे मेरा कोई फायदा नहीं है। आप बार बार चीजों को लिखेंगे
उसके बारे में संविधान संशोधन हमेशा कभी भी कहीं भी लिखिए, आपको लिखना हो कहीं भी बोलना हो तो हमेशा ईयर के साथ बोलने की आदत डाल लीजिए। हमारी आदतें जो होती हैं वो हमारे सीखने की गति को बढ़ा देती हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और उस जनता पार्टी की सरकार ने जो है दोस्तों इसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया था, क्योंकि आंतरिक अशांति का प्रयोग करके जो है केंद्र सरकार कई बार जो है अनैतिक तरीके से जो है राष्ट्रपति शासन लगा दे रही थी। तो आप लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर 44वें संविधान संशोधन के लिए बिल्कुल सही हो गया, सही हो जाएगा। आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह, जब तक जो है देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह नहीं हो सकता तब तक जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से निम्न में कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? आपका गलब्रेथ, मैकफरसन, कीन्स और रूजवेल्ट दिया हुआ है। किसका मानना है कि जो उदारवादी राज्य थे वो या जो प्रजातांत्रिक राज्य थे अब वो जो है वो औद्योगिक राज्य बन गए हैं? किसने कहा है? जी बिल्कुल, सबका 1978 आया है। बस मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे चीजें जो है हमेशा चलें। रेशमा जी, चलें। तो जितने लोग इसमें जो है वो गलब्रेथ की बात कर रहे हैं या गालब्रेथ, अलग अलग जगह अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकता है। गालब्रेथ या गलब्रेथ जब भी कहीं आपको दिया हो तो आप लोग उसका चुनाव कर लेंगे। जो है उदारवादी और प्रजातांत्रिक राज्य जो है एक औद्योगिक राज्य बन गए हैं, क्योंकि इन दोनों में जो है वो व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके जो है वो क्या करता है कि प्रतियोगिता को या औद्योगिकरण को उसने जो है वो बढ़ावा दे दिया है। तो आपका उत्तर जो होगा वो गालब्रेथ के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जी बिल्कुल रेशमा, आपका नाम जो है देख लिया मैंने। इंग्लैंड में लॉर्ड वेबरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था उदारवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य या कल्याणकारी राज्य? चलें लिख लीजिए, 8-10 बार और लिख लीजिए। इंग्लैंड में लॉर्ड वेबरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था? चलें, तो अभी आप लोगों ने पहले भी इस प्रश्न का उत्तर किया है, मैंने आप लोगों से पूछ लिया था। तो जो लोग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी, गालब्रेथ प्रतिवेदन 47 और यहाँ से जो है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो है वो जन्म होता है इंग्लैंड में। उत्तर आपका 35 नंबर प्रश्न के लिए सही है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नांकित में कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था का चुनाव करना है। वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलो जी बिल्कुल, अशिक्षा, भुखमरी, दरिद्रता, नशाखोरी आदि को जो है वो समाप्त करना था। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। चलें, जो लोग जो है योजना आयोग की बात कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब योजना आयोग के आप लोगों के स्थान पे आपको क्या मिलेगा? अब आपको इसके स्थान पे परीक्षा में नीति आयोग मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक बार तेजी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद, निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद और अंतर्राज्यीय परिषद के लिए अनुच्छेद। संविधानेतर संस्था उन जो है संस्थाओं को कहा जाता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं कहा गया है, किया गया है। आप लोग तेजी से वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद, इसी क्रम में आप लोग अपना तेजी से उत्तर करें। जी बिल्कुल, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है इसका नीति आयोग, योजना आयोग को समाप्त करके और नीति आयोग को शुरू कर दिया गया था। चलें तेजी से उत्तर करिए, अनुच्छेद बताइए आप लोग।
चलें, वित्त आयोग 280। चलें बिल्कुल। निर्वाचन आयोग 324। अगला आ जाइए। चलें, पूनम जी का तीनों जो है वो, चलें 263 के लिए भी आप लोगों का उत्तर आ रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो 263। आर्टिकल आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए। और नीति आयोग जो है या योजना आयोग, ये संविधानेतर संस्था है, इसका जो है संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। चलें, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। यूएसए में, भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, किस देश में है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती है? चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन के लिए उत्तर करें, किस देश में नहीं मिलता है न्यायिक पुनरावलोकन? चलें, तो जो लोग इसमें इंग्लैंड की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लैंड में जो है वो संसद की सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस वगैरह में यदि आप देखेंगे तो वहां पे जो है वो संविधान की प्रमुखता है। तो जिन देशों में संविधान को प्रमुख माना गया है वहां पे न्यायिक पुनरावलोकन आपको मिलेगा। खास करके भारत की बात करें, अमेरिका की बात करेंगे तो, लेकिन इंग्लैंड जो है वो आपके संसद की जो है वो प्रमुखता को स्वीकार करता है। और इसमें लॉर्ड सभा जो है वो एक तरीके से न्यायालय के रूप में ही कार्य करने लगती है। तो आप लोग इससे यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आपको देखने को नहीं मिलता है इंग्लैंड में। तो उत्तर जो आपका होगा तीसरे विकल्प के लिए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, कानून को लागू करना, उपयुक्त सभी। कार्यपालिका के जो है प्रमुख कार्य के लिए आप लोगों को उत्तर करना है। कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, कानून को लागू करना। चलें, तो आप सभी ने जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पढ़ा होगा। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो लोग जो है वो कार्यपालिका के लिए चुनाव कर रहे होंगे, कानून बनाना कार्य है, उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विधि का निर्माण करना जो है वो, चलें, विधायिका का कार्य है। बाकी कानून को लागू करवाने का कार्य जो है वो कार्यपालिका का है। न्याय करने का कार्य जो है वो न्यायपालिका के पास होता है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपको दिया है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत है तो ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा। लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर दिया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा के मत को अस्वीकृत कर देगी। तेजी से आप लोग अपना उत्तर करें। जी, तेजी से उत्तर करें आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए। चलें, आप सभी का समय जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। प्रश्न आपको दिया है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक आपको दिया है, और जब संविधान संशोधन विधेयक दिया है दोस्तों, और इसमें यदि राज्यसभा ने खारिज कर दिया तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सकता है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दिया है। संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं हो सकता है। लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देगी। लोकसभा को जो है वो धन विधेयक के मामले में और जो है वो
जी, धन विधेयक के मामले में जो है वो विशेष शक्ति प्राप्त है। बाकी संविधान संशोधन विधेयक में दोनों की सहमति आवश्यक है। तो आपका उत्तर केवल ए विकल्प के लिए सही होगा। कभी भी आपका बी विकल्प सही नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन के मामले में ये कार्य नहीं करता है। चले, संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकती है। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न आपको दिया है, दो मामलों में जो है वो राज्यसभा को विशेषाधिकार है। एक तो जो हो गया वो चलें, चलें कोई बात नहीं, आ जाइए अगले प्रश्न पे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम है। सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था? जीएस मिल, थॉमस हेयर, डेविड स्टर्न, लुसियन पाई। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा 40 नंबर प्रश्न के लिए। जी, 249 और 312। राज्य सूची के किसी विषय पे जो है कानून बनाने का अधिकार, और जो है लोक सेवा से संबंधित पदों के सृजन से। चले, आ जाइए अब इस प्रश्न पे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए चले, थॉमस हेयर से भी पहले इसकी बात किसी ने की थी। चूंकि थॉमस हेयर जो है आप लोगों को बार बार प्रश्न में पूछा गया है। हालांकि इस प्रश्न में जो है प्रश्न थोड़ा सा शुद्ध है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है सर्वप्रथम प्रतिपादन। थॉमस हेयर ने सबसे पहले इसका प्रतिपादन नहीं किया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। थॉमस हेयर महोदय ने इसमें सुधार करके और इसको प्रचलित किया था। इंग्लैंड में इसको जो है वो इस व्यवस्था का संचालन करवाया था। लेकिन सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन है, इस विचार को, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, इसको किसने सबसे पहले दिया था? उसके लिए उत्तर करिए। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा आप लोग। जी नहीं, एक डेनमार्क के मंत्री थे दोस्तों, जिनका नाम है कार्ल एंड्रे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्ल एंड्रे। कार्ल एंड्रे महोदय जो है, इन्होंने सबसे पहले इसका जो है वो आपके एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो है वो के बारे में बात की थी। लेकिन बाद में जो है वो थॉमस हेयर महोदय ने इंग्लैंड में इसको जो है वो लागू करवा दिया और इसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया, जिसकी वजह से थॉमस हेयर प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपके एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को। तो कई बार आपको जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली देखने को मिलेगा और कई बार जो है हेयर प्रणाली देखने को मिलेगा। तो हेयर प्रणाली और जो है आपके एकल संक्रमणीय प्रणाली को कभी कभी समानार्थी के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, तो इसको ध्यान करेंगे। इसमें जो है वो चूंकि विकल्प में आपको जो है कार्ल एंड्रे का नाम नहीं दिया है, तो आपको थॉमस हेयर के साथ ही जाना है। लेकिन यदि सर्वप्रथम पूछा है तो कार्ल एंड्रे का नाम आना चाहिए, लेकिन इसमें सामान्यतः परीक्षा में दिया नहीं जाता है। डेनमार्क के एक मंत्री थे, इन्होंने इस प्रणाली की बात सबसे पहले की थी। इसका जो है वो इस पे विचार इन्होंने ही शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत संघ में किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत संघ में किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 16वां संविधान संशोधन 1963, 22वां संविधान संशोधन 1969, 29वां संविधान संशोधन 1972 और 35वां संविधान संशोधन 1974। तेजी से उत्तर करें। चले, तो जो लोग जो है दोस्तों इसमें
आपके 16वें संविधान संशोधन 1963 की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ए विकल्प के साथ जाइएगा। 1963 में जो है 16वां संविधान संशोधन हुआ और इसी के माध्यम से जो है इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि अब भारत का कोई भी राज्य जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला ये संविधान संशोधन है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में पहले विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा इसे हटाया जा सकता है, राज्य जो है विधानसभा के द्वारा इसे हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा इसे हटाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के माध्यम से ही इसको हटाया जा सकता है। चारों में से किस एक के माध्यम से इसको पद से हटाया जा सकता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को? आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलें, चलें तो जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान, तो जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी विधि से आपके जो है राज्य के निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। आपका उत्तर जो होगा चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की है। किसने की है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि? केवल उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक द्वारा, केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। चारों में से किसी एक का चुनाव करेंगे। जी, वो आधार है, उस आधार पे हटाया जाता है, बाकी सदन को पारित करना पड़ता है। चलें, उदारवादियों के जो है वो श्रेणी में आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ ना जाएं। आपको चूंकि सिर्फ जो है वो जॉन लॉक दिया है तो आपको जॉन लॉक के साथ जाना पड़ेगा। प्राकृतिक अधिकारों के जो है वो की बात जो है वो जॉन लॉक महोदय ने ही की है स्पष्ट रूप से। चलें, हाब्स लॉक, रूसो तीनों प्राकृतिक अधिकार को समान रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, सामाजिक समझौते के समर्थक जरूर हैं तीनों, प्राकृतिक अधिकार को मानते भी हैं, लेकिन प्राकृतिक अधिकारों की जो है स्पष्ट रूप में व्याख्या 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी आपके जो है वो लॉक महोदय ने। जीवन, संपत्ति और सुरक्षा, ये 3 जो है वो अधिकार लॉक ने दिए हैं, इसलिए आपको सी विकल्प के साथ जाना पड़ेगा। आयोग भी इस प्रश्न में जो है वो सी विकल्प को ही मानता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ था उरुग्वे चर्चा दौर का? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना, NAFTA की स्थापना, 77वें समूह की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। जी, स्पष्ट नहीं दिया है लेकिन कोई बात नहीं। जी, अच्छा, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, मैंने सुरक्षा बोल दिया था। चलें, अब सुरक्षा की बात करता है, हो जाता है कभी कभी, इतना अब आप सभी लोगों को कई बार बता चुका हूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलें, उरुग्वे चर्चा, उरुग्वे चर्चा का जो है वो 8वां दौर चल रहा था। चलें, और इसमें जो है वो आपके विश्व व्यापार संगठन की जो है स्थापना होती है। ट्रिप्स और ट्रिप्स पढ़ा होगा आपने, ट्रिम्स पढ़ा होगा, और साथ में जो है विश्व व्यापार आप लोगों ने पढ़ा होगा। कृषि वस्तुओं के व्यापार की रणनीति पे जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए इस संगठन को, इसको जो है ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है आपका विश्व व्यापार संगठन पूरे विश्व के व्यापार को संगठित करने, उसके जो है वो
नियमों को जो है वो उस पर निगरानी करने के लिए जो है इसकी स्थापना कर दी गई। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बिल्कुल सही हो जाएगा चौथे विकल्प के लिए। और आज का जो है ये आखिरी प्रश्न था। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग एक बार तेजी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोगों से निवेदन है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चले 2 मिनट और आप लोगों के साथ में रहूंगा, तो आप लोग अपना विचार शेयर कर सकते हैं। साथ में जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको 250 रुपए का जो है भुगतान करके और मेंबरशिप लेना पड़ेगा। चलें, बाकी के जो है वो 45 प्रश्न जो है कल मैं आप लोगों को करा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारे साथ नियमित रूप से कम 2 महीने से जुड़े हुए हैं उनको अब इन प्रश्नों को लेके कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि कोई ऐसा एक सिंगल प्रश्न आप मुझे नहीं बता सकते हैं जो मैंने आप लोगों को 2-3 बार ना कराया हो। तो अब इन प्रश्नों को लेके आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाली है। नियमित रूप से जो लोग जुड़े होंगे उनको जो है आवश्यक रूप से मदद मिल रही होगी। बार बार आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपने जिन चीजों को पढ़ा है, जिन चीजों को देखा है, उसको आप बार बार रिवाइज करें, नहीं तो जी ऐप में आपके विषय नहीं है जी, बिल्कुल ऐप पे हमारा भी है, लेकिन ऐप पे जो है आपको प्रमोशन में दिखेगा नहीं, वो थोड़ी सी समस्या है। मैं प्रमोशन उस तरीके से नहीं कर सकता। अजय कुमार जी पूछ रहे हैं ये पीजीटी का पेपर था। प्रमोद जी मैं उसको जो है वो एप्लीकेशन पे अभी फिलहाल पब्लिक नहीं कर सकता। चलें, अजय जी कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं ये आपकी जो है वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे पढ़ने पे समझ में आता है। जितनी देर आपको समझ में आता है उतनी देर पढ़िए। आपको 12 घंटे आपका दिमाग काम करता है और कभी भी एक साथ बैठ के नहीं पढ़ना है, ब्रेक लेके पढ़ना है। 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे पे आप लोगों को। चले, तो आप जो है जितने घंटे पढ़ सकते हैं पढ़िए। आपके बौद्धिक जो है आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। आकाश कुमार जी कह रहे हैं थिंकर से कितने प्रश्न आते हैं। थिंकर्स से यदि सिर्फ थिंकर्स की बात करेंगे, सिद्धांत को यदि आप छोड़ देंगे तो भी थिंकर्स से आपके जो है नियर अबाउट पीजीटी में लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं सिर्फ थिंकर्स से। चले, कुछ नेट लेवल के भी ऐड करें प्लीज सर। अनीप जी आप नियमित रूप से सेशन देखिए। नेट के प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं है। यदि आप आज के छोड़ दें, संडे और मंडे की क्लास को माफ करेंगे, मंडे और ट्यूसडे की क्लास को छोड़ दें, तो बाकी दिन आप लोगों को जो प्रश्न कराता हूं उसमें नेट के भी प्रश्न कराता हूं। जी वंदना जी क्लास ऐप पे भी चलती है। प्रेमचंद गुप्ता जी कह रहे हैं क्लास 205 से जुड़े। तो 205 से यदि आप जुड़े हैं प्रेमचंद जी, तो आपको कुछ सुधार महसूस हो रहा है या कुछ फायदा आपको महसूस हो रहा है, आप कमेंट करके बताइए। आकाश जी कह रहे हैं कि मैं 3-4 घंटे ही पढ़। यदि आप 4 घंटे नियमित पढ़ते हैं तो बहुत है।
चलिए देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि जो है आप लोग किस तरीके से देखेंगे या नहीं देखेंगे। जिसको हमसे कोई लाभ नहीं हो रहा होगा, हमारे सेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, उसको जो है मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है अपना समय बर्बाद करिए। जिसको भी लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, वो अपने सही समय का सदुपयोग जहां उसको लगता है वहां पे कर सकता है। किसी को बाध्य करने वाली कोई बात नहीं है। अफसाना जी कह रही हैं सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आपका प्रश्न क्या था जी? प्रतिष्ठा जी, नेट का एग्जाम कब है? एक बार डेट थोड़ा मुझे बताइए, तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम 3-4 क्लासेस या 2 मैराथन क्लासेस करा दूं। एक बार डेट बता दीजिए। अफसाना जी का प्रश्न मैं देख नहीं पाया, क्या था प्रश्न? तो एक बार आप अफसाना जी अपना प्रश्न जो है आप रिपीट कर दीजिए। टीजीटी में कॉन्स्टिट्यूशन से कितने प्रश्न आते हैं? अच्छा, टीजीटी में आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न की बात कर रही हैं, तो टीजीटी के पेपर की बात करेंगी तो जो आपके संविधान और आपके जो है वो राजनीति विज्ञान का जो चिंतन है, सिद्धांत है, और जो थिंकर्स हैं, आधे आधे प्रश्न आते हैं। संविधान से लगभग 40 के आस 40 कह रहा हूँ 35 के आसपास प्रश्न आते हैं, 30 से 35 प्रश्न। 11 अक्टूबर को है। चलो चले 11 अक्टूबर को हम लोग काफी नजदीक हैं। चले कोशिश करता हूं कि एक मैराथन क्लास करा दूं, कम से कम एक मैराथन क्लास। चलिए अच्छी बात है। यदि आप लोगों को, देखिए जिन लोगों को भी फायदा हो रहा हो, सीधी सी बात है दोस्त, आप लोग हमारे साथ नियमित रूप से बने। जिसको लगता है कि हमारा समय जो है वो समय का नुकसान हो रहा है, या जिन प्रश्नों को मैं करा रहा हूं उन प्रश्नों को का जो है वो कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग जो है अपने तरीके से पढ़ाई करिए। लेकिन जो लोग नए हैं या जो लोग जो है वो थोड़े से अनभिज्ञ हैं सिलेबस को लेके, प्रश्नों को लेके, वो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े रहें। और आपको मैं दावा करता हूं इस बात का कि आप परीक्षा में जब परीक्षा देने जाएंगे, एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने आएगा, तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके बारे में आपको ऐसा लगे कि मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है। 2-4% चीजें ऐसी हो सकती हैं कि मिल जाए, लेकिन 90%, 90% चीजें आपको जो है वो उन सभी चीजों से अवगत रहेंगे। बाकी अब जो सेशन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, उस सेशन का जो है आप लोग कितना जो है वो उसको आप लोग ध्यान में रख पाते हैं, कितनी चीजों को याद रख पाते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। वंदना जी कह रही हैं वेट कर रहे हैं, आप क्लास करवा दें। जी अफसाना जी, आज मेरा जो है वो फास्ट है। कमलेश जी पूछ लीजिए। या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है। ठीक है शिवानी जी, चलें, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योग्राफी का सेशन मैं जो है वो दिन में चला रहा था, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, उसकी वजह से ज्योग्राफी का क्लास जो है वो अभी पोस्टपोन चल रहा है, लेकिन उसको दोबारा शुरू करते हैं। चलें, तो फिलहाल अभी जो है वो किसी का कमेंट तो नहीं आ रहा है, तो अब लोग जो है मुझे अनुमति दीजिए आप लोग। और आप में से भी बहुत सारे लोग जो होंगे आज उपवास रखे होंगे नवरात्रि का। सर आप पीजीटी में फॉर्म भरें? जी नहीं कमलेश जी, मैंने पीजीटी में फॉर्म नहीं भरा है, आप निश्चिंत रहें। मैं अभ्यर्थी नहीं हूं आप लोगों के एग्जाम के लिए। मैं हमेशा आप लोगों के लिए जो है वो दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं